आज दिल्ली से मुंबई तक कई खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की तो केजरीवाल ने कहा कि वो विच हंटिंग का शिकार हुए। मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर अफसर के पैर छूने की कोशिश की तो वहीं बिहार, यूपी और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने इन सारी खबरों को ग्राउंड से कवर किया, तो स्पेशल रिपोर्टर में अगले 20 मिनट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि हफ्ते भर के अंदर शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए। हरियाणा सरकार से कहा गया कि किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने कहा कि रास्ता हमने नहीं रोका था, रास्ता हरियाणा सरकार ने ब्लॉक किया था। किसानों ने एबीपी न्यूज से कहा, हाईकोर्ट का जो फैसला आया उससे सारी बातें क्लियर हो गई। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ जी ਦੇ फैसले ਦਾ। दरअसल शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। इसकी वजह से अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए। सरकारी बसों का रूट डाइवर्ट किया गया, जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का कहना था कि अगर बैरिकेड हटा देंगे तो किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव से रोका नहीं जा सकता। 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है। हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है। दरअसल किसानों ने एमएसपी कानून और दूसरे मुद्दों को लेकर 5 महीने पहले दिल्ली मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद से ही हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर बंद कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने 7 लेवल की बैरिकेडिंग लगाई थी। मुंबई हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ के दौरान मिहिर शाह ने बताया कि हादसे के दौरान वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन शराब पीने की बात से मुकर गया। गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, आरोपी पुलिस कस्टडी में। लेकिन दूसरी ओर शासन की तरफ से इस मामले में बुलडोजर वाला एक्शन हो गया। घटना से पहले जुहू वाले जिस बार में आरोपी मौजूद था, बीएमसी की तरफ से उस पर बुलडोजर चला। दावा किया गया कि बार के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया। 9 जुलाई को वाइस ग्लोबल तापस बार सील कर दिया गया था। ये बताया गया था कि बार में अंडरएज को भी शराब परोसी जाती थी। ये वही वाइस ग्लोबल तपस बार है जिस पर बीएमसी हथौड़ा चला रही है। वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह शनिवार को इसी बार में पहुंचा था। यहाँ पर उसने 18,000 से ज़्यादा का बिल बनाया था शराब पीकर उसके भुगतान को लेकर। और अब बीएमसी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इधर गिरफ्तारी के बाद बुधवार को मिहिर शाह को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को दिए कबूलनामे के मुताबिक वर्ली में रविवार को हुए हादसे के दौरान मिहिर शाह BMW ड्राइव कर रहा था। उसका ड्राइवर भी साथ था। हालांकि उसने नशे में होने से इनकार कर दिया। लेकिन एबीपी न्यूज को पता चला है कि इसी बार में मिहिर ने देर रात तक शराब पी, दोस्तों के साथ पार्टी की, 18,000 से ज्यादा का बिल भी भरा और फिर वर्ली में तेज रफ्तार कार से स्कूटी सवार दंपति प्रदीप नकवा और कावेरी नकवा को टक्कर मार दी। इस हादसे में उसके साथ ड्राइवर राजर्षि बिदावत भी मौजूद था। दोनों टक्कर के बाद भागे और बोनट में फंसी कावेरी कार के साथ घिसटती चली गई। बाद में कावेरी की मौत हो गई। आरोपी मिहिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है। पार्टी ने नेता को पद से हटा दिया। हादसे पर सियासत होने लगी। हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूँगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसी बीच मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह के परिवार वालों का भी बयान दर्ज किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट में मिहिर की मां और 2 बहनों का बयान दर्ज किया गया। बयान के दौरान आरोपी मिहिर की बहन ने बताया कि इस घटना से वो डर गए थे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए।
उत्तराखंड में बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। चमोली में पिछले 2 घंटे में दूसरी बार पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में हजारों हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आ गई है। सबसे पहले दहशत की कहानी बयां करने वाले 104 सेकंड का ये वीडियो देख लीजिए। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। सब कुछ शांत था कि अचानक बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा इलाके के पास पहाड़ टूटना शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाई की तरफ दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। होगा मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुम्बद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे। जिस टनल की बात हो रही है उसका नाम लंगसी सुरंग है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए। पहाड़ दरकने का वीडियो बनाने वाले के साथ जो लोग मौजूद थे वो इस मंजर को देखकर अवाक थे। लेकिन इसके साथ एक और बात पता चली कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। यही बात वीडियो बनाने वाले ने भी कही। बद्री विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी। भगवान की कृपा से सब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक, भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही। चमोली में 24 घंटे में इस तरह के 2 वीडियो सामने आए। इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे वाला रूट जगह जगह से ब्लॉक हो चुका है। राज्य सरकार ने कल ही 4 धाम यात्रा के रूट खोले थे, लेकिन कल ही 90 से ज्यादा रोड ब्लॉक हो गए। इधर उधम सिंह नगर में सैलाब की मार की नई तस्वीरें सामने आई। अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं, काफी फसल पानी में डूब गई। मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग लगे हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम रूट समेत तमाम रूट्स पर यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। 232 पेज की चार्जशीट में से 223वें पन्ने में जो कुछ लिखा है वही केजरीवाल के लिए नई मुसीबत की वजह बन सकता है। चार्जशीट के मुताबिक ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत अरविंद केजरीवाल का आबकारी मामले में रोल बताया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए जिम्मेदार है, ऐसा चार्जशीट में लिखा गया है। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आय बतौर रिश्वत के 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया। लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की ही तरह आम आदमी पार्टी भी इस अपराध में शामिल है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में हवाला के कुछ टोकन नोट का जिक्र किया। ईडी ने बताया कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर वाले काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स विभाग ने पहले भी बरामद कर लिए थे। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोनपिल्ले के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बोनपिल्ले के कहने पर नोटों से भरे 2 बैग 2 अलग-अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, वहीं से सरकार चला रहे हैं। 20 जून को निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 15 जुलाई को होनी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यूपी के उन्नाव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिहार से दिल्ली जा रही एक यात्री बस अपने सामने के दूध के टैंकर से टकरा गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डबल डेकर बस कई बार पलटी और ड्राइवर की तरफ वाली बॉडी पूरी तरह खुल गई। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 5:15 के आसपास हुआ, जब यह बस मुजावर थाना इलाके के गड़ा गांव के पास हाईवे से गुजर रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर ओवर स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था। बस में मौजूद कुछ यात्रियों ने हादसे के वक्त का मंजर बयां किया। 11 बजे खाना खाया है, गुरु नानक ढाबा है गोरखपुर से इधर निकल के
गोरखपुर और बस्ती के बीच में गुरु नानक ढाबा है, उस पर लोगों ने खाना खाया है। उसके बाद में थोड़ा गाड़ी में इन्होंने गड़बड़ शुरू किया चलाना। ट्रक वाला रफ्तार से चला रहा है, इनको इसकी बराबरी करना क्या मतलब है? वहाँ से ही खाना खाने के बाद ही गड़बड़ किया है। हम लोग सो रहे थे सर, पता ना दूसरा गाड़ी वाला ने मारा है बस को। हम लोग पीछे फेंकाए, जब पता लगा कि हम लोग को चोट लगा। हादसे के बाद मदद के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस के पहुंचने पर रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया और फिर लोगों को बाहर निकाला गया। उस वक्त तक कई लोग बेजान हो चुके थे। डबल डेकर बस हर दिन सीतामढ़ी से खुलती थी, लेकिन मंगलवार को सीतामढ़ी में पैसेंजर नहीं होने की वजह से बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर से चली, फिर मोतिहारी होकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। मृतकों में शिवहर और मोतिहारी के लोगों की संख्या ज्यादा है। एक प्राइवेट डबल डेकर बस 57 यात्री थे और शिवहर से दिल्ली जा रही थी। उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से हुआ, जिसमें 18 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई और करीब 19 यात्री घायल हुए, जिनको हम लोगों ने प्राथमिकी अटेंड कर और डायग्नोसिस करके 6 जो क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। हादसे का शिकार हुई बस की जांच हुई तो इसके बारे में बड़ी जानकारी सामने आई। फर्जी पते पर रजिस्टर्ड बस को लंबे समय से सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा जिले में बस का रजिस्ट्रेशन था। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बस को ऑपरेट करता था। जांच में यह भी पता चला कि बस का परमिट और बीमा भी नहीं था। मोतिहारी बिहार से जाने वाली दिल्ली को जाने वाली बस संख्या UP 95 T 4739 जो कि किलोमीटर 248 जनपद उन्नाव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ राजस्थान का स्वामी है और ये जो है इस तरीके की गाड़ी का संचालन किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। हादसे पर तमाम नेताओं ने शोक जताया। बिहार सरकार ने आनन फानन में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फर्जी नाम और पते पर रजिस्टर्ड बसें कब तक चलती रहेंगी? समय रहते इनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? मानसूनी बारिश का असर अब लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है। कई सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आमतौर पर जो लोग 1 किलो सब्जी खरीदते थे, अब वो पाव भर सब्जी से ही काम चला रहे हैं। पहले गर्मी ने झुलसाया और अब बारिश ने रुलाया। 2 लाइन में महंगी सब्जियों का सार यही नजर आता है। देश के अलग अलग इलाकों में लोग महंगी सब्जियों से परेशान हैं। 1 महीने के अंदर ही कई सब्जियों के दाम दोगुना हो गए। दिल्ली से लेकर मुंबई और चंडीगढ़ से लेकर मेरठ तक हर जगह सब्जियों के दाम किचन में लोगों को रुला रहे हैं। टमाटर पहुंच से बाहर होने लगा। सारी सब्जियों के रेट इस बार तो मंडी इतनी ज़्यादा महंगी लग रही है, 1 हफ्ते के अंदर, या तो बारिश का इम्पैक्ट कह लो या कुछ भी, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। बहुत बढ़ गए हैं और हम जो ले पा रहा है तो ठीक है, ठीक तो नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि एकदम बढ़े हैं तो माइंड सेट ऑल्सो तो, लेकिन जो बेचारे काम करते हैं हमारे घरों में उनका तो बहुत बुरा है। लौकी 60 रुपए किलो, कोई ठिकाना इतनी महंगाई का बताइए। 60 रुपए 70 रुपए और मार्केट में लोकल में बेच रहे हैं 80 रुपए। शहर के हिसाब से सब्जियों के रेट बदलते रहते हैं। कहीं कोई सब्जी 40 तो कहीं 50-60 या फिर 100 रुपए के भाव में मिलती है। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार पीछे से ही माल कमा रहा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, इसलिए दाम बढ़ने थे। बरसात के कारण सब्जियां कम आ रही हैं, इसलिए टमाटर का रेट चढ़ रहा है और अच्छा टमाटर भी नहीं आ रहा है। बरसात और गर्मी के कारण ज़्यादातर फसल खराब हो रही है, इसीलिए तेजी हो रही है टमाटर। सब्जियां तो चौमासे की वजह से महंगी है, क्योंकि फसलें सब बर्बाद हो चुकी हैं, इस वजह से माल महंगा हो चुका है। ये महंगाई क्यों आई, क्या वजह है? ऊपर से माल कम आ रहा है। जिस क्षेत्र में ये माल होता है वहाँ बाढ़ आ गई, पानी मारी गई सब्जी, जहाँ बची है वहीं से आ रही है थोड़ी बहुत। सब्जी का रेट तो भाई सभी पे एक्चुअली बढ़ चुका है बरसात की वजह से। हाँ, मौसम की मार से ऐसा समझ लो दुगने रेट हो चुके हैं। अब सब्जियों का विकल्प दाल होता है, लेकिन ये दाल भी लोगों की पहुँच से दूर हो रही है। गरीबों की थाली में अब दाल नहीं गल रही। अरहर 160 रुपए किलो से ज्यादा, उड़द 127 रुपए किलो, मूंग की दाल 119 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। ये हाल तब है जब इस बार 84% दाल बाहर से मंगाई गई, यानी इम्पोर्ट हुई। वैसे महंगाई पर सियासत भी जमकर हो रही है। यूपी के कृषि मंत्री कहते हैं कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल का भाव नहीं है और बयान देकर हंसते भी हैं। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। हर चुनाव में महंगाई चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई इसे याद नहीं रखता। सरकार को चाहिए कि अपना सिस्टम दुरुस्त करें, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाएं, ताकि दाल और सब्जियां लोगों को न रुलाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं।
इस बार उन्होंने पब्लिक फंक्शन में एक इंजीनियर के पैर को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि नीतीश कुमार चाहते थे कि पुल का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इन दो तस्वीरों से आपको बिहार की हालत का अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ बिहार में विकास के लिए सीएम साहब अफसरों के हाथ पैर जोड़ते दिखाई दे रही हैं, दूसरी ओर बिहार में एक के बाद एक पुल टूटने का सिलसिला जारी है। इस बार सहरसा में देखते ही देखते एक और पुल धराशायी हो गया। जिस वक्त ये तस्वीरें सर्कुलेट हुई, उसी दौरान पटना में नीतीश कुमार की ये तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट के स्ट्रेच का उद्घाटन होना था। इसी कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी थे। नीतीश कुमार पुल निर्माण को लेकर इंजीनियर से बात करते करते अचानक अपनी सीट से उठ गए और कहा कि मैं आपके पैर छू लेता हूं। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारी ने हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार को रोक दिया। सीएम नीतीश कुमार के इस बर्ताव को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन बीजेपी कहती है विकास के लिए नीतीश इंजीनियर का अभिवादन कर रहे थे। इस तरह से कभी अधिकारियों के पैर पकड़ते, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़ने लगते हैं। आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से असहज क्यों दिख रहे हैं? ये तो संस्कृति है, हमारा सभ्यता है और गौरवान्वित होने का विषय है कि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी इस तरह का संस्कार प्रदर्शित करते हैं। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री का हाथ उन्होंने अचानक पकड़ लिया, तो वहीं एक फंक्शन के दौरान एक अधिकारी को पैर पकड़ लिए जाने की बात तक कह डाली। इसी के बाद से नीतीश को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। बिहार के अस्पतालों तक में पानी भर चुका है। देश के दो बड़े सूबों में जुलाई की बारिश इस तरह बर्बादी बचा रही है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर के साथ साथ पीलीभीत में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। दूसरी तरफ बिहार में भी बाढ़ की विनाश लीला दिखाई देने लगी है। भागलपुर में कोसी उफान पर है। 1 दर्जन से अधिक मकान कोसी में समा गए। देखते ही देखते एक पक्का मकान भी कोसी में समा गया, जिसके कारण यहाँ के लोग गाँव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पानी का सिस्टम सिर्फ घर नहीं, अस्पतालों को भी डुबोने लगा। सासाराम का सदर अस्पताल झील में तब्दील हो चुका है। ऐसे में मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। इधर यूपी के बलरामपुर में भी हालात विकट है। 36 गांव पानी में डूब चुके हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव का काम किया। इस बीच शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में लोग फंस गए। जब जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तो सेना को बुलाना पड़ा। मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। अफसरों से हालात की जानकारी ली, जनता को मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का सिस्टम अभी सक्रिय रहने वाला है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।